नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। मैं हूं रितिका सोनाली। इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई। 15 अगस्त को पूरे देश के छोटी बड़ी संस्थानों में झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे तिरंगे के इतिहास के बारे में कम ही लोगों को मालूम होगा। स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको तिरंगे के सफर की दास्तां सुनाऊंगी। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की पहचान है, उस देश की इतिहास और विचार को दर्शाता है। जब राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था तब भी झंडे का इस्तेमाल हुआ करता था। दरअसल झंडे का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है। सबसे पहले कबीलाई समाज के लोग अपने घरों के आगे झंडा लगाया करते थे। ये सबूत होता था अपने कबीले या नेता के प्रति वफादारी का। भारत में झंडे का इतिहास ऋग्वेद काल से शुरू हुआ था। तब धूमकेतु झंडे का इस्तेमाल होता था। रामायण में भी शहर, शिविर, रथ यात्रा और रण क्षेत्र में झंडे का जिक्र है। रामायण में निषाद राज के नाव में स्वास्तिक ध्वज, महाराजा जनक का शीर ध्वज और उनके भाई के कुश ध्वज का वर्णन है। महाभारत में तो ध्वज का भरपूर विवरण है। समय के साथ झंडे का रिश्ता सेना से जुड़ गया। हर योद्धा का अलग अलग झंडा था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी और राष्ट्र का उदय हुआ तब झंडा राष्ट्र का प्रतीक बन गया। हर देश का अपना झंडा होना अनिवार्य हो गया। माना यह जाता है कि डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया, और आज दुनिया के हर देश का अपना ध्वज है जिसे संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। ये शान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। जिसे पिंगली वेंकैया नंद ने बनाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये अशोक चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के प्रतीक के रूप में अलग अलग झंडे का प्रयोग हुआ। आज भारत का जो तिरंगा है वो अचानक किसी परिकल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज़ादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुआ है। झंडे का विकास भारत के राजनीतिक विकास को भी दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं। वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे पहले 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने एक झंडा पेश किया। लाल और पीले रंग के इस झंडे में वज्र और कमल के फूल भी थे। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का तो पीला रंग विजयी होने का प्रतीक था। वज्र शक्ति को और कमल शुद्धता को दर्शाता था। इस झंडे पर बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित आनंद मठ उपन्यास के गीत वंदे मातरम को लिखवाया। इस झंडे को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1906 में प्रदर्शित किया गया। तेरे दामन से जो
चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। उस समय भारत का कोई एक झंडा नहीं हुआ करता था, तो हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था। उन्हीं में से एक थे सचिंद्र नाथ बोस, जिन्होंने अपने तिरंगे का आइडिया दिया था। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। सचिंद्र बोस के तिरंगे पर सबसे ऊपर संतरी रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरा रंग था। संतरी रंग की पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे। सबसे नीचे एक सूरज और एक चंद्रमा था और बीच में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसे उन्होंने 7 अगस्त 1906 को बंगाल के विभाजन के विरोध में फहराया था। इसे पारसी वागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। सचिंद्र नाथ बोस के तिरंगे के बाद जो झंडा आया, उसे न सिर्फ भारत की धरती पर बल्कि जर्मनी की धरती पर भी फहराया गया। एक समाजवादी सम्मेलन में 22 अगस्त 1907 को ये झंडा फहराया गया। झंडा भिकाजी कामा ने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर फहराया था। आज भी राजधानी दिल्ली में संसद भवन के म्यूजियम में मैडम कामा की वो मूर्ति है, जिसमें उन्हें ये झंडा हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। भिकाजी कामा ने जिस तिरंगे को जर्मनी में फहराया, उस तिरंगे को भिकाजी के साथ वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर बनाया था। उसमें सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में केसरिया और सबसे नीचे लाल रंग था। हरा रंग इस्लाम व केसरिया हिंदू व बौद्ध धर्म को कहा गया। हरे रंग की पट्टी में 8 कमल थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के समय भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल रंग की पट्टी पर चांद और सूरज बने हुए थे। तीसरा तिरंगा 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान इसे फहराया। देश न चलो, देश न चलो, ओए देश न चलो, देश न चलो। घरेलू आंदोलन के दौरान फहराए गए इस ध्वज में एक के बाद एक 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थीं और सप्तऋषि को दर्शाने के लिए 7 सितारे बने थे। इस झंडे की बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। इसके एक कोने पर सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। इसी तरह से गदर पार्टी ने अपना झंडा निकाला और बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने मिलकर अपने ध्वज का इस्तेमाल किया। ये झंडा सबको मान्य था, पर इससे जो राजनीतिक संदेश मिलता था वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देना विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो। सन 1916 में पहली बार कांग्रेस ने एक ध्वज के निर्माण का फैसला लिया। ये काम आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के लेखक पिंगली वेंकैया को दिया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें ध्वज में खास तौर पर
चरखा इस्तेमाल करने की हिदायत दी। ये वो समय था जब चरखे के इस्तेमाल से लोग खादी को अपना रहे थे और उसी से एकता में बंध रहे थे। पिंगली वेंकैया ने खादी का ही ध्वज बनाया और उसमें लाल व हरे रंग की पट्टियों पर चरखा लगाया। महात्मा गांधी का मानना था लाल व हरा रंग तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उसमें ऊपर से सफेद रंग भी जोड़ा जाए। इस ध्वज को 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान भी अपनाया गया। इस झंडे को कांग्रेस के अहमदाबाद सम्मेलन में फहराया गया, किंतु ये झंडा कभी भी कांग्रेस का आधिकारिक झंडा न बन सका, क्योंकि ये काफी हद तक आयरलैंड के झंडे से भी मेल खाता था। देश में बहुत से लोग थे जो झंडे के सांप्रदायिक व्याख्यान से नाखुश थे। कई संगठनों ने राय दी कि गेहुआ रंग हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए झंडे में ये रंग होना ही चाहिए। इसके बाद सिख भी झंडे में पीले रंग को अपनाने की जिद करने लगे। 1931 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय किया, जिसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मास्टर तारा सिंह, काका कालेकर, डॉक्टर हार्दिकार और सीतारमैया जैसे दिग्गज शामिल थे। इस कमेटी ने केसरिया रंग के झंडे का निर्माण किया, जिसमें ऊपर चरखा बना हुआ था। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में 1931 एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1931 का ध्वज सही मायने में तिरंगे का पूर्वज है। 1931 में ही कराची में फिर कमेटी बैठी और पिंगली वेंकैया को कमान सौंपी गई, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टी थी और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। इस झंडे को अपनाने के दौरान यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। इस ध्वज को 1931 में गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसका महत्व बना रहा। ध्वज में केवल चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया। इस तरह कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह भी था। 7 जुलाई 1947 में बीडी सावरकर ने मुंबई से कमेटी के चेयरमैन और डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BN खरे को संबोधित करते हुए लिखा था कि हिंदुस्तान की मान सम्मान भगवा रंग से लबरेज होना चाहिए और ध्वज पर बने चरखे को चक्र में बदल देना चाहिए, जो विकास और शक्ति का परिचायक है। स्वतंत्रता दिवस के महज चंद दिन पहले आनन फानन में एक कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। इस कमेटी के सदस्य C राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, KM मुंशी व BR अम्बेडकर थे। इसी समिति ने तिरंगे को स्वीकृति दी
और आज का तिरंगा बना। इस तिरंगे को सदन में आधिकारिक रूप से स्वीकृति देने वाले दिन देश के बड़े नेताओं ने अपनी राय दी। इस झंडे को देश को समर्पित करने का गौरव लेते हुए मैं न केवल ये आशा करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि ये राष्ट्रीय ध्वज न केवल साम्राज्य का झंडा, किसी उपनिवेश पर प्रभुत्व का झंडा, ये हमारा स्वतंत्रता का ध्वज है, बल्कि ये उन सब के लिए आज़ादी का प्रतीक हो जो भी इसे देखें। और जहाँ तक भी ये पहुँचे, मैं आशा करता हूँ कि इसकी ख्याति सुदूर फैलेगी। ये ध्वज आज़ादी और कॉमरेडशिप का संदेश देगा। ये संदेश कि भारत विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता करना चाहता है और उन देशों को मदद करना चाहता है जो गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्वज में हरा रंग हमारी धरती से जुड़ा है। धरती पर पेड़ पौधों का जीवन, जिन पर दूसरे आश्रित हैं। हमें अपनी भूमि हरी भरी बनाए रखनी चाहिए और इस कार्य के सफल हो जाने के बाद हमें सत्य की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। धर्माचरण, संयम और त्याग की भावना रखनी चाहिए। ये ध्वज हमें बताता है कि जब भी कोई कदम बढ़ाएं, हमेशा सतर्क रहें। जब भी कदम बढ़ाएं, एक मुक्त स्थिति के अनुरूप ढलने वाले संवेदनशील, मर्यादित और लोकतांत्रिक समाज के लिए काम करें, जिसमें ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग अपना सुरक्षित आश्रय पाएं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े लोगों में राजा और रंक में, सामंत और किसान में, पुरुष और महिला में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मैं निवेदन करती हूँ, सभी खड़े होकर इस ध्वज को सलाम करें। सरोजिनी नायडू। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत देश के झंडे में यदि राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर चरखा ना हो तो मैं उसे सलाम नहीं करूँगा। आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का ख्याल सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में आया और मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना चरखा के बिना नहीं कर सकता। महात्मा गांधी। छब्बीस जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई सालों बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, ऑफिसों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के झंडा फहराने की अनुमति दी गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों, उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित कई देशभक्तों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान का पूरा ख्याल करना चाहिए। आइए तिरंगा फहराने को लेकर बनाई गई संहिता की जानकारी लेते। पर्वत वो सबसे ऊंचा, साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण की निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक,
निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों के अवसरों आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं को दर्शाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान बनाए रखें। तो तिरंगा फहराने को लेकर बनाई गई संहिता शिष्टाचार की जानकारी लेते हैं। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। इसे वाहनों की हुड, ऊपर या बगल अथवा पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट्ट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये था स्वतंत्रता दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। फिलहाल रितिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।